क्या आप कभी पब्लिक हॉलीडे पर भी काम पर गए हैं? क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपको पब्लिक हॉलीडे पर भी काम पर बुलाया है? तो ऐसी स्थिति में आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या मेरे एम्प्लॉयर के पास अधिकार है मुझको पब्लिक हॉलीडे पर भी काम पर बुलाने का? क्या मेरे पास एज एन एम्प्लॉय अधिकार है अपने एम्प्लॉयर को विनम्रता पूर्वक मना करने का? अगर मैं पब्लिक हॉलीडे पर अपने एम्प्लॉयर के बुलाने पर भी नहीं जाता हूं, तो क्या ऐसी स्थिति में मेरी सैलरी डिडक्ट हो सकती है? क्या एम्प्लॉयर के पास ये अधिकार है? क्या एम्प्लॉयर के पास ये अधिकार है अगर मैं पब्लिक हॉलीडे पर नहीं जाता हूं तो मेरे को जॉब से एम्प्लॉयर निकाल सके? और सबसे बड़ा सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर वो सैलरी डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर, अगर आपको जॉब से निकालता है तो आपके पास उसमें क्या अधिकार होने वाले हैं? तो इससे ताल्लुकात से आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संविधान आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये दो चीजों की बात करता है, एक ट्रैफिक की और फोर्स लेबर की। जो हमारा डिस्कशन है उसमें हमारा फोर्स लेबर वाला टर्म है वो रेलेवेंट है। ये क्या कहता है आर्टिकल 23? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो जो फोर्स लेबर है आर प्रोहिबिटेड and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law। तो अगर आपके साथ कभी भी कोई फोर्स लेबर, कोई जबरन मजदूरी करवाई जाती है तो उस केस में वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। तो इसी संदर्भ में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन, क्या एम्प्लॉयर के पास अधिकार है अपने एम्प्लॉय को पब्लिक हॉलीडे पर भी जबरन बुलाने का? कैन एन एम्प्लॉयर कंपेल एन एम्प्लॉय टू वर्क ऑन इवन पब्लिक हॉलीडेज? क्या नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को सार्वजनिक अवकाश पर काम करने के लिए बाध्य कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन, कैन एन एम्प्लॉय रिफ्यूज टू वर्क ऑन पब्लिक हॉलीडेज इवन आफ्टर एम्प्लॉयर आस्क हिम और हर टू डू सो? क्या कोई कर्मचारी नियोक्ता के कहने के बाद भी सार्वजनिक अवकाश पर काम करने से मना कर सकता है? तीसरा सवाल, if employee does not work on such public holiday, can employer deduct wages salary for such refusal? अगर वो पब्लिक हॉलीडे पर नहीं जाता और काम नहीं करता तो क्या स्थिति में एम्प्लॉयर के पास अधिकार है उसकी सैलरी को कट करने का? और बड़ा सवाल, कैन एम्प्लॉयर टर्मिनेट एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन दिस ग्राउंड अलोन? क्या सिर्फ इसी कारण उसकी टर्मिनेशन की जा सकती है? अगर एम्प्लॉयर डज सो, अगर ऐसा करता है एम्प्लॉयर, या तो सैलरी डिडक्ट करता है या उसको काम से निकालता है, तो उस केस में व्हाट कैन एन एम्प्लॉय डू? उस केस में एम्प्लॉय क्या कर सकता है? फोर्थ सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ एम्प्लॉयज कम ऑन वर्क ऑन सच पब्लिक हॉलीडे वॉलंटरीली विल ही बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा सैलरी एंड वेजेस? क्या अगर वो स्वेच्छा रूप से अपनी मन मर्जी से पब्लिक हॉलीडे पर आता है एम्प्लॉय, तो क्या उस स्थिति में उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगा? सवाल ये, if employer does not if employers do not give such extra wages and salary, अगर उस केस में जब वॉलंटरीली वो आता है पब्लिक हॉलीडे पे काम करने पे, तो क्या एम्प्लॉय के पास अधिकार है ज्यादा सैलरी लेने का? अगर उस केस में एम्प्लॉयर उसे ज्यादा सैलरी नहीं देता है तो उस केस में एम्प्लॉय के पास क्या राइट होंगे? तो ये 4 सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो भारत के कोने कोने से आते हैं। यहाँ पे हर कोई जो भी एम्प्लॉय है वो इन चारों सवालों के जवाब जानना चाहता है। चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में नर्स हो, क्या वो किसी भी स्कूल में टीचर हो, क्या वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रिसर्चर का काम कर रहा हो, कोई टीचर हो, इसी तरीके से जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जो भी इसमें एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके सवाल है ये। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन जो चारों हमारे जो सामाजिक सवाल है, हम इसको एक प्रिंसिपल लीगल इशू में बांट सकते हैं। वो क्या कहता है, वेदर द टर्म और कमांडमेंट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय टू वर्क ऑन पब्लिक हॉलीडे वुड बी अगेंस्ट सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या जब एम्प्लॉय को कमांड करता है कि आपको पब्लिक हॉलीडे पर भी काम करना पड़ेगा, तो क्या ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन होगा? तो ये सवाल है। इसी सवाल के आंसर से बाकी 4 सवाल के आंसर भी हमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। बिफोर वेंचरिंग इनटू द टॉपिक,
मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की कुछ पैरा डिस्कस करना चाहता हूं, या फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे पैराज डिस्कस करे हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं। The Supreme Court held that Article 23 of the Constitution prohibits forced labor and makes it an offense punishable in accordance with law. The expression other forms of forced labor in Article 23 strike at all forms of labor which offend human dignity. जो भी ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन करता है वो सारे आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर ऑफेंस माने जाएंगे. The court held that employment where minimum age is not paid is a violation of Article 23 and an instance of forced labor. जहां पे मिनिमम वेज है आपकी, अगर वो भी नहीं दी जाती तो वो भी जबरन मजदूरी के परव्यू में आएगा. तो फॉर एग्जांपल, अगर अब ये साबित हो जाता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको पब्लिक हॉलिडे पर नहीं बुला सकता और उस कारण वो आपकी सैलरी डिडक्ट करता है और आपकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम वेज है, और उससे नीचे हो जाती सैलरी, तो वो भी फोर्स लेबर में आएगा और आर्टिकल 23 उस पर लागू होगा. Very important paragraph. There should be no serfdom or involuntarily servitude in a free democratic India, which respects the dignity of the individual and the worth of human person. Moreover, in a country like India, where there is so much poverty and employment and there is no equality of bargaining power, इंडिया में क्योंकि अगर कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, तो उन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बार्गेनिंग पावर इक्वल नहीं है. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक नर्स हो गया, कंपाउंडर हो गया, टीचर हो गया, या फिर कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लीगल रिसर्चर हो गया, इसी तरीके से जो भी किसी भी एक संस्थान में काम करते हैं, वो सारे लोग के लिए ये वीडियो डिस्कस मैं कर रहा हूं. आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसी जो इन लोगों की मैंने बात करी वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मे अपीयर ऑन इट्स फेस वॉलंटरी, but it may in reality be involuntarily, because while entering into a contract, the employee, by reason of his economically helpless condition, may have been faced with Hobson's choice either to starve or to submit to the exploitative terms dictated by the powerful employer. तो ये हो सकता है कि जब आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सर्विस में सर्विस टर्म्स जब डिसाइड करते हैं, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर कुछ ऐसे टर्म्स डाल दे जो एम्प्लॉय के साफ साफ अगेंस्ट हो. तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि ये इन दोनों के बीच का मामला है, वहां पे पब्लिक पॉलिसी कम्स इनटू पिक्चर. तो वहां पे बेशक कुछ ऐसे टर्म्स आ गए होंगे, चाहे एक्सप्रेसली चाहे इंप्लाइडली, जो लॉज के कंफ्लिक्ट में होंगे, तो वो टर्म्स वॉइड माने जाएंगे. आगे it would be travesty of justice to hold the employee in such a case to the terms of the contract and to compel him to serve the employer even though he may not wish to do so. तो हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली चाहे इंप्लाइडली लिखा हो कि आपको पब्लिक हॉलिडे पर भी आना पड़ेगा, तो उस केस में एम्प्लॉयर कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू डू सो. आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, दैट वुड एग्रावेट द इनइक्वालिटी. अगर ऐसा करते हैं कि कोई भी टर्म्स उन्होंने आपस में डिसाइड करे हैं और उस पर कोर्स एनफोर्स करवाती है, तो वो जो इनइक्वालिटी है उसके गैप को बढ़ाएगी ही. दैट वुड एग्रावेट द इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस फ्रॉम विच द एम्प्लॉई even otherwise suffers on account of his economically disadvantaged position, and lend the authority of law to the exploitation of the poor helpless employee by the economically powerful employer. तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो एम्प्लॉई है उसका शोषण हो रहा है बाई इकोनॉमिकली पावरफुल एम्प्लॉयर. आर्टिकल 23 therefore says that no one shall be forced to provide labor or service against his will. वो अपनी स्वेच्छा के अगेंस्ट, अपनी मर्जी के अगेंस्ट किसी को भी अपनी सर्विस फोर्सफुली नहीं देगा, इवन दो इट बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. हो सकता है जो जबरन मजदूरी की बात हो रही है, जो जबरन टर्म की बात हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा हो, लेकिन अगर वो लॉ के खिलाफ होगा तो वो एनफोर्स नहीं होगा और उस केस में एम्प्लॉयर अपनी मनमानी नहीं कर सकता. अब आगे बढ़ते हैं. तो हमारा जो प्रिंसिपल इशू था
कि whether the term or commandment of employer for employee to work on public holidays would be against section 23 of the Indian Contract Act। हम एक बार सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें मेन चीजें होती है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, तो कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वो अनलॉफुल होगा, अगेंस्ट लॉ होगा। कब? अगर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो भी टर्म है वो किसी लॉ के खिलाफ हो। दूसरा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकृति का, इस नेचर का है कि अगर उसको परमिट कर दिया जाए, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तो किसी कानून के प्रोविजन को उल्लंघन करेगा। अगर जो टर्म्स लिखे हुए सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कोर्ट एनफोर्स करे। अगर ऐसा होता है कि वो जो प्रोविजन को, जो टर्म है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म, उसको एनफोर्स करते वक्त कोई लॉ का प्रोविजन डिफीट होता है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो टर्म वॉइड माना जाएगा और एम्प्लॉयर वो टर्म एनफोर्स नहीं करवा सकता। तीसरी चीज, जहां पे द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसा टर्म है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो वहां पे भी एम्प्लॉयर उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो 3 ग्राउंड्स पे एक कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल एंड वॉइड माना जाएगा। क्या क्या ग्राउंड है? इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ के खिलाफ। दूसरा, कोई ऐसा टर्म है जो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को। तीसरा, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो हम देखने वाले हैं, अगर कोई ऐसा टर्म है, टर्म हो सकते हैं एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इंप्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली होता है कि बाय वर्ड्स, कि आपको शब्दों से बोला गया है कि आपको पब्लिक हॉलिडे पे आना है, या इंप्लाइडली उस वर्क कल्चर का, उस ऑफिस का ये कल्चर चलता आ रहा है कि आपको पब्लिक हॉलिडेज पर भी आना है। तो वैसे टर्म्स अगर इन तीनों में से किसी में भी आते हैं तो सेक्शन 23 का उल्लंघन करेंगे और आपको एम्प्लॉयर ऐसे टर्म या कमांड नहीं दे सकता। और अगर नहीं दे सकता तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है हमने जो ऊपर देखे हैं, तो उनके क्या आंसर होंगे ये भी हम देखने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, जैसा हमने देखा कि जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयर के पास राइट है एम्प्लॉय को कंपेल करने का इवन पब्लिक हॉलीडेज? अगर ऐसा करता है तो क्या सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्टामिन होगा? तो इसमें हमें 2 चीज देखनी है। जैसे हमने 3 ग्राउंड देखे, तो 3 ग्राउंड 2 कॉलम्स में डिवाइड हो सकते हैं। पहला, अगेंस्ट लॉ और डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ। तो यहाँ पे लॉ की बात करते हैं, क्या ऐसा जो टर्म है क्या किसी लॉ को कॉन्टामिन कर रहा है? दूसरा, क्या ये जो टर्म है इंडियन पब्लिक पॉलिसी को कॉन्टामिन करता है या नहीं करता? जब हम बात करते हैं लॉ वाले पार्ट की, तो हमें आर्टिकल 13 बताता है कि आर्टिकल 13 लॉ का क्या मतलब है। लॉ का मतलब है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये सब लॉ की डेफिनेशन है। साथ ही साथ लॉज इन फोर्स भी होता है। कुछ लॉज इन फोर्स का मतलब होता है ऐसा लॉ जो भारत के संविधान के आने से पहले चलते आ रहे थे और वो अभी तक चल रहे हैं और मौजूदा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रिपील नहीं करा है, तो वो भी इन कानून की डेफिनेशन में आएंगे। तो इन दोनों की डेफिनेशन में हमारे पास कौन कौन से कानून हैं जो रेलेवेंट है? पहली हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। कोई भी नोटिफिकेशन जो आती है, या तो वो मिनिस्ट्री पार्लियामेंट से आए या पार्लियामेंट के किसी डिपार्टमेंट से आए या स्टेट लेजिस्लेचर से आए या कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से आए, तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। तो कहने का मतलब, जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, इनकी लिस्ट हर साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या स्टेट होम मिनिस्ट्री या भी आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी मिनिस्ट्री ऑफिशियल गैजेट में प्रोवाइड करती है। तो वो भी अगर वहां पे पब्लिक हॉलीडेज प्रोवाइड हो रखे हैं तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। तो जहां पे पब्लिक हॉलीडे लॉ की डेफिनेशन में आ चुका है और आपका एम्प्लॉयर आपको उस पब्लिक हॉलीडे पर आने पर कंपल कर रहा है, तो वो सेक्शन 23 का वोलेशन होगा। वो जो बुला रहा है आपको, वो वॉइड होगा, वो अनलॉफुल होगा। तो आपको उस केस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, जो तीन लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पब्लिश करती है, दूसरा जो आपकी
कंसर्न स्टेट की होम मिनिस्ट्री होगी वो करती होगी, और तीसरा जो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो करता होगा। आगे इसके अलावा लॉ में जो इनेक्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से इनेक्टमेंट्स है जो हमारे डिस्कशन में रेलेवेंट है? एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसके हम बात कर ही रहे हैं, अगला द फैक्ट्रीज एक्ट, अगला द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, द नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट, द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। ये दिल्ली ओरिएंटेड है। तो ये 5 लॉज है जिसमें हम देखेंगे क्या जो टर्म्स हैं। हमने देखा ना कि सेक्शन 23 को वोलेट करने के लिए या तो आपको जो टर्म है हमारा ये कि एम्प्लॉयर बुला सकता है, ये टर्म अगर सेक्शन 23 को वोलेट करता है तो ये टर्म वॉइड होगा, तो इसके लिए लॉ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो अगर इन 5 में से कुछ ऐसा लिखा है कि आप पब्लिक हॉलिडे प्रोवाइड करते हैं ये एक्ट, इनमें से कोई भी एक्ट, तो उस केस में पब्लिक हॉलिडे पर बुलाना वो टर्म उस लॉ को डिफीट करेगा, उस लॉ के पर्पस को डिफीट करेगा। तो उस केस में वो जो टर्म है वो सेक्शन 23 के वोलेशन में आएगा और वो टर्म वॉइड होगा और एनफोर्स नहीं करा सकता एम्प्लॉयर। कहने का मतलब उसे पब्लिक हॉलिडे पर नहीं बुला सकता एम्प्लॉय को। देखते हैं क्या ये कोई लॉ मना कर रहा है या कुछ कह रहा है। हम पहली चीज का डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 23 जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। दूसरा द फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे, उसमें एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, सेक्शन 2M देखेंगे। हम देखेंगे क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, फिर हम देखेंगे क्या कॉर्पोरेट ऑफिस पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, फिर हम इसके रेलेवेंट सेक्शन पे बात करेंगे। सेक्शन 51 ऑनवर्ड्स है, चैप्टर 6 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें जो सेक्शंस है फॉर एग्जांपल सेक्शन 51, 52, 53 ये बात करता है वीकली आवर्स कि आप एक हफ्ते में कितने मैक्सिमम बुला सकते हो। आपको वीकली हॉलीडेज के बारे में बात हो रही है, कंपनसेटरी हॉलीडेज के बारे में बात हो रही है, डेली आवर्स एक दिन में आप मैक्सिमम कितना काम करवा सकते हैं एम्प्लॉय से उसकी बात हो रखी है, इंटरवल्स फॉर रेस्ट की बात हो रखी है। तो ये कुछ सेक्शन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो एम्प्लॉय के फेवर में। उसी तरीके से जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखेंगे तो हम देखेंगे क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होता है, क्या कॉर्पोरेट ऑफिस पे अप्लाई होता है, क्या रेलिवेंट सेक्शंस होंगे। उसी तरीके से द नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट, उसी तरीके से द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 ये कहाँ पे अप्लाई होता है और रेलिवेंट सेक्शन कौन कौन से इसके। आइए आगे बढ़ते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट क्या क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता नहीं लगता। सेक्शन 2M बताता है, 2M बता रहा है कि कहाँ कहाँ लगता है। Section 2M factory means any premises including the precincts thereof whereon 10 or more 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो या काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on। तो फैक्ट्री का मतलब क्या है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, जहाँ which includes a manufacturing process। अगला वेयरहाउस जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा काम कर रहे हो तो वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो जो कॉमनैलिटी है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऐसी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम हो रहा है तो उस केस में वो फैक्ट्री माना जाएगा। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कह सकते हैं कि मेरे पे फैक्ट्री साइट लगता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो नहीं, किसी भी संस्थान में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जब तक वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तभी वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उस क्लास के अलावा कुछ लीगल रिसर्चर्स रूम्स होते हैं, वहाँ पे जो टाइपिस्ट होते हैं लीगल रिसर्चर काम होते हैं, तो वहाँ पे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है लीगल रिसर्चर का या फिर पर्टिकुलर एक नर्स या कंपाउंडेबल का डिपार्टमेंट है, वो फैक्ट्रीज एक्ट के फैक्ट्री के डेफिनेशन में आएगा और उस पर फैक्ट्री एक्ट लगेगा। अब फैक्ट्री एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन देख लेते हैं हम 51 से आगे। 51 खासकर चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वर्किंग आवर्स और एडल्ट्स की बात हो रही है। सेक्शन 51 क्या कहता है, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो एक हफ्ते में मैक्सिमम आप 48 आवर्स ही काम करवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई संस्थान अगर 9 घंटे काम करवा रही है, हम देखेंगे 9 घंटे काम करवा रही है तो एक हफ्ते में मैक्सिमम 5.3 मतलब लगभग 5.5 दिन के आसपास ही काम करवा सकती है। बाकी 1.5 दिन
मतलब बाकी 1.5 दिन वो ऑफ देगी ही देगी, और वैसा नहीं करती है तो एक फैक्ट्रीज एक्ट का वोलेशन होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कहीं पे हफ्ते में जो आपकी टोटल है वो 48 आवर्स से ज़्यादा हो रही है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आप मेरी मेल आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आगे सेक्शन 52 क्या कहता है? नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड, और तो ये सेक्शन वीकली हॉलीडेज के बारे में बात करता है कि आपको हर हफ्ते एक छुट्टी मिलेगी। तो जब भी आपसे कोई आपका एम्प्लॉयर बोले कि आप संडे का छुट्टी तो ली होगी आपने, तो आप वो उसे कहना कि जो छुट्टी मिली है वो खैरात में नहीं मिली है, वो मेरी स्टैट्यूटरी राइट था। आगे सेक्शन 53 बात करता है कि कंपनसेटरी हॉलीडेज के बारे में, और सेक्शन 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है डेली आवर्स की, कि आप एक दिन में आप किसी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। ठीक है, मैक्सिमम 9 घंटे। वही बात, अगर 9 घंटे से ज्यादा कोई आपसे काम करवा रहा है तो यू मे रीच आउट टू मी। सेक्शन 59 वेरी इंपॉर्टेंट। Where a worker works in a factory for more than 9 hours in any day or for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages. अगर कोई व्यक्ति ओवर टाइम काम कर रहा है तो वो जितना ओवर टाइम वो काम कर रहा है उसको उसको 2 गुना मिलेगा जितना उसे ऑर्डिनरीली मिलता। तो कहने का मतलब, जिस दिन पब्लिक हॉलिडे पर आपको कोई बुला रहा है आपका एम्प्लॉयर, पहली बात तो आपका राइट है मना करने का, अगर फिर भी आप स्वेच्छा रूप से जाते हैं, वॉलंटरीली जाते हैं, तो उस दिन आपको जो सैलरी मिलेगी, जो पहली बात तो आपका राइट है कि नहीं जाने का, लेकिन अगर आप जाते हो तो आपके पास उस दिन वो जितनी आपको सैलरी मिलती जाने की, उसकी डबल सैलरी उस पर डे मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलती है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे तू मैं करता है, अगेन यू मे रीच आउट टू मी। उसी तरीके से द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे लगता है। इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ द केसेस, लैंडमार्क केस, बैंगलोर सप्लाई केस, व्हेन इट वाज हेल्ड दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी काफी सेक्शंस हैं जो बात करता है कि जो एम्प्लॉयर है, आप अगर आप उस दिन नहीं जाते हैं, जब फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने आपको जबरदस्ती बुलाया कि आपको आना पड़ेगा पब्लिक हॉलिडे पे, आप नहीं जाते, तो उसके बाद हो सकता है वो आपको धमकी दे कि आप कल से मत आना। तो तो इस केस में क्या वो ऐसा कर सकता है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहता है नहीं, आपको सिर्फ इस बुनियाद पर कि पब्लिक हॉलिडे पर आप नहीं है, तो इस बुनियाद पर आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? आप अपने ऑफिस जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आप जाएंगे। अब वहां से आपको अगर एम्प्लॉयर काम करने नहीं देता तो आप वहां से घर आ जाएंगे, लेकिन आपको उस दिन की सैलरी भी मिलेगी क्योंकि आपको काम करने से एम्प्लॉयर ने रोका था। तो इट वॉज समथिंग, रिटेंचमेंट होती है, ले ऑफ की बातें होती है, लेकिन मैं आपसे 1-to-1 टॉक कर रहा हूँ एम्प्लॉय से। हमें जानना है कि एम्प्लॉयर आपको पब्लिक हॉलिडे पर नहीं बुला सकता, आपको नौकरी से भी नहीं निकाल सकता। सेम लाइन द नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट भी बात करता है, द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट भी बात करता है कि कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ पे पब्लिक हॉलिडे मिलेगी, पब्लिक हॉलिडे पर आपको बुलाया नहीं जा सकता, और आप अगर आप अपनी मर्जी से जाते हो तो आपको 2 गुना सैलरी मिलेगी उस दिन की। और ये थे फर्स्ट ग्राउंड जहाँ पे कोई लॉ के खिलाफ वो टर्म है। तो हमने एस्टेब्लिश करा कि हाँ, अगर एम्प्लॉयर आपको पब्लिक हॉलिडे पर बुलाता है तो लॉ के खिलाफ होगा और सेक्शन 23 का वोलेशन होगा, और वैसे वैसे जो टर्म्स होंगे वो इस तरीके से इंटरप्रेट होंगे कि वो कभी टर्म थे ही नहीं। कहने का मतलब, अगर आपके एक्ट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि एम्प्लॉय के पास राइट होगा पब्लिक हॉलिडे पर बुलाने का, तो वो टर्म नहीं गिने जाएंगे, और एम्प्लॉय के पास राइट होगा पब्लिक हॉलिडे को एंजॉय करना और काम पर ना जाने का। अगेन, अगर वो जाता है अपने वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से, तो उस केस में उसके पास 2 गुना सैलरी उस दिन की मिलेगी। अब एक दूसरा ग्राउंड था पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे भी ये पेज है, ये बहुत अथॉरिटी है, पॉलक एंड मुल्ला की अथॉरिटी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट टर्म आता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेन का टर्म है। कहने का मतलब कि जो साफ साफ नजर आता है
कि वहां पे एक जबरदस्ती थोपा गया होगा एक एम्प्लॉय के ऊपर, तो वो टर्म भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा, वो टर्म भी सेक्शन 23 के वोलेशन में होगा। तो हमने क्या सीखा कि जो भी टर्म होता है, जो कमांडमेंट होती है, वो सेक्शन 23 के वोलेशन में होती है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारे सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, क्या whether the term commandment of employer for employee to work on public holidays would be against section 23 of the Indian Contract? तुम्हारा आंसर क्या है? Yes, it would be against section 23. अगला क्वेश्चन, can an employer compel an employee to work on public holidays? Answer is no. आपको जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन, कैन एन एम्प्लॉय रिफ्यूज टू वर्क ऑन पब्लिक हॉलीडेज इवन आफ्टर एम्प्लॉयर आस्क हिम टू डू सो? क्या एम्प्लॉय मना कर सकता है? तो आंसर इज यस, वो मना कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन, अगर एम्प्लॉय नहीं आता है तो क्या एम्प्लॉयर के पास राइट होगा उसकी सैलरी डिडक्ट करने का? आंसर इज नो। कैन एन एम्प्लॉयर टर्मिनेट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑन दिस ग्राउंड अलोन? आंसर इज नो। इफ एम्प्लॉयर डज सो, अगर एम्प्लॉयर निकालता है उसका काम से या उसकी सैलरी कट करता है तो क्या होगा? तो उस केस में आपके पास काफी रेमेडीज है, जुडिशियल रेमेडीज है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में कुछ रेमेडीज है, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि वहां पे आप, जाहिर सी बात है, कुछ प्रोफेशनल पर्सनस काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी जुडिशरी कोचिंग में, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ लॉयर्स काम कर रहे होंगे, कुछ एडवोकेट्स काम कर रहे होंगे, तो आप उन लॉयर्स के खिलाफ बीसीड बार काउंसिल में, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में, बार काउंसिल दिल्ली में, आप उनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पे भी आप ICAI में वहां पे उनकी कंप्लेंट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एम्प्लॉइज कम ऑन वर्क ऑन सच पब्लिक हॉलिडे वॉलंटरीली, अगर अपनी मर्जी से आता है, विल ही बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा सैलरी एंड वेजेस इफ एम्प्लॉय डू नॉट गिव सच एक्स्ट्रा वेजेस? तो पहला क्वेश्चन ये, क्या एम्प्लॉय का राइट होगा उस पर एक्स्ट्रा वेजेस लेने का अगर वो अपनी स्वेच्छा रूप से आता है पब्लिक हॉलिडे पे? तो आंसर होगा यस। अगला, इफ एम्प्लॉयर डू नॉट गिव सच एक्स्ट्रा वेजेस, अगर एम्प्लॉयर उसे एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा? सेम चीज, आपके पास एक्स्ट्रा एक कोर्ट जा सकते हो आप, और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, इसमें अगेन आप कंप्लेन कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर ग्रीवांसेस। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आपको मेरी मेल मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।